अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुनहरे लोग में आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल हवाले से नामवर मुसव्विर और फोटोग्राफ़र मोहतरम जनाब अशकाल साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद अख्तर साहब, कैसे मिजाज है? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अशकाल साहब, ये बताइए कि आप कराची में पैदा हुए और कराची में ही तालीम हासिल की? जी हाँ, बिल्कुल, मेरी पैदाइश कराची में ही हुई है और कराची में इब्तदाई तालीम हासिल की है मैंने। और बस इब्तदाई तालीम ही कराची में हासिल की, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें मुल्क से बाहर भी होती रही। आप अशकाल साहब किस उम्र से फ़ाइन आर्ट्स में दाखिल हुए और किस उम्र से काम शुरू कर दिया था फ़ाइन आर्ट्स? देखिए, ऐसा है कि मैं छोटा था, बच्चा था और कोई मेरा ख्याल है 8-10 साल उम्र थी मेरी, तो मुझे ऐसा महसूस होता था, मैं अपनी स्कूल की कॉपीज़ में जिसमें होमवर्क करना होता था उसमें मैं ड्राइंग्स बनाता रहता था और जब जाके होमवर्क दिखाना होता था तो स्कूल में मार पड़ती थी। तो ऐसा अक्सर होता रहा और मार पड़ती रही और बिलाखिर मेरे फादर को बुलाया गया स्कूल में और मुझसे उनसे कहा कि भाई आपका बच्चा तो बिल्कुल नालायक है और ये कुछ करता नहीं है, ये यहाँ होमवर्क नहीं करता बल्कि अपनी ड्राइंग्स दिखाता है और साथ के स्टूडेंट्स को भी दिखाता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल से इस बच्चे को ले जाएं क्योंकि हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, इसको अच्छी तालीम हासिल करनी चाहिए मगर ये हर वक्त ड्राइंग बनाता है। तो उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं आर्टिस्ट ही हूँ, तो मैंने ज़िद की वालिद साहब से कि मुझे कुछ चीज़ें ला के दें, कुछ सामान, कुछ आर्ट मटेरियल। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ला के दी, हेल्प की, मगर उनकी एक शर्त थी कि देखो तालीम हासिल करते रहना, मैं इस स्कूल से तुम्हें निकालूंगा नहीं, वरना मैं तुम्हें सख्ती से बांध के मारूंगा। तो बहरहाल मैंने मेहनत की और उनसे वादा किया कि मैं तालीम हासिल करूँगा लेकिन मैं ड्राइंग भी करता रहूँगा। तो मैंने तालीम हासिल की माशाल्लाह और पढ़ता रहा और उसके बाद जो है तालीम भी चलती रही और आर्ट भी चलता रहा। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की मुझे और बहुत मतलब बड़े होने तक काफ़ी सपोर्ट करते रहे। तो इस तरह से फ़न जो था मेरा वो आगे बढ़ा। अशकाल साहब, ये बताइए कि आपके वालिद का भी फ़ाइन आर्ट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है और उन्हीं की विरासत में आपको काम मिला है और खूबी आई है, आपके काम में निखार है। मैं समझता हूँ कि ऐसा है क्योंकि जब मैंने शऊर की मंजिलें तय की तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि भाई ये इतना अच्छा लोग, मैं तस्वीरें बनाता हूँ, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, तो क्या ऐसा है? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं जब हिंदुस्तान में था तो हम वहाँ पे अपने कॉलेज में ड्राइंग्स बनाते थे और मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आते थे ड्राइंग में। और एक वाक़या उन्होंने सुनाया कि उस ज़माने का वाइसराय था दिल्ली का, तो एक कंपटीशन हो रहा था आर्ट का और उसमें वो इन्होंने उस वाइसराय, वो घोड़े के ऊपर आया था, वाइसराय अंग्रेज़ वाइसराय था, तो घोड़े के ऊपर आया था। तो इनके जो प्रिंसिपल थे उसने कहा कि भाई देखें इस तरह से ये तकरीब है और वाइसराय आएंगे तो आपने उनका स्केच बनाना है। तो मेरे वालिद साहब ने एक बड़ा सा कोई पेपर होगा या कैनवस, उसके ऊपर उन्होंने फिर जो है वो वाइसराय का स्केच बनाया। तो वो वाइसराय को बहुत पसंद आया, उसमें बड़ी रिजेम्बलेंस थी, रिजेम्बलेंस कहते हैं मतलब शबाहत, मुशाबहत बहुत थी और वो बहुत उसको अच्छा लगा। बाकायदा पूरा घोड़ा वो बड़े साइज़ में चीज़ें बनाई। तो फिर वो वाइसराय ने जो है खुश होकर के उनको अपने हाथ से घड़ी उतार के तोहफे में दी। क्या कहने, ये तो बहुत ही यादगार है। जी हाँ, जी हाँ, वो ये वाक़या वालिद साहब ने मुझे सुनाया और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कॉलेज के कई कंपटीशन में मैंने काम किया, पार्टिसिपेट किया और हमेशा अच्छे मार्क्स लेता रहा। तो वो तस्वीरें आज भी उनकी जो है वहाँ पर वो कहते हैं कि शायद कॉलेज में मौजूद हों जो मैंने उस ज़माने में चीज़ें बनाई थी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये विरासत में ही मुझे मिला है। अशकाल साहब, ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपकी सबसे पहली मुसव्वरी की नुमाइश बाकायदा तो कब हुई और कैसे हुई? अच्छा सवाल है और बहुत यूनिक सवाल है। इस हवाले से मैं एक साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा और वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है उनका नाम है अब्दुल बासित साहब। वो जो थे अब्दुल बासित साहब, मुझे एक किसी ने रेफ़र किया तो हम बड़े परेशानी के हालात में रहते थे, बहुत छोटे से इलाके में रहते थे। तो अब्दुल बासित साहब जो थे ये मुझे वहाँ से निकाल के लाए और लाने के बाद मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया और पहली दफ़ा मेरा शो उन्होंने किया आर्ट्स काउंसिल में, जो कि बहुत सक्सेसफुल था। उन्होंने एक मिनिस्टर बुलाए, उस वक्त के लियाकत जोतोई फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको बुलाया और बहुत स्ट्रगल की इस हवाले से। और कौंसल जनरल भी थे। जी हाँ, जी हाँ, उसमें बरतानिया के कौंसल जनरल को बुलाया और काफ़ी मतलब एफर्ट्स अच्छी कामयाब रही। जी हाँ, जी हाँ, मुझको ग्रूम करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। इस हवाले से जो है वो
इस तरह से वो मेरा पहला शो हुआ। अशकाल साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में माशाल्लाह आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिली, और उसके बाद जब आप बाहर मुल्क गए तो किस सन में गए और किस मुल्क में पहली नुमाइश बाहर हुई, तो वो उस खुशी का लम्हा बहुत आपके लिए यादगार होगा। जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इस सवाल में, ये सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, इसका जवाब जी, जवाब थोड़ा सा लंबा होगा। बात ऐसी है कि मुझे हमेशा से शौक़ था जो यूरोप में म्यूज़ियम्स हैं उनको देखने का और ओल्ड मास्टर्स का। तो ये शौक़ इस तरह से हुआ कि हम जाते थे पुरानी किताबें ख़रीदने। नई किताबें उस ज़माने में पाकिस्तान में आती नहीं थी, तो हम जाते थे खोड़ी गार्डन, वहाँ से पुरानी किताबें आर्ट की ख़रीदते थे, उसमें पढ़ते थे चीज़ें वहाँ की गैलरीज़ के बारे में, वहाँ की पेंटिंग्स के बारे में। तो ये शौक़ पैदा हुआ कि भाई हम भी जाके देखें, मैं भी जाके देखूं, ओरिजिनल पेंटिंग्स देखूं। तो मैं बड़ी स्ट्रगल करता था, लेकिन कोई ज़रिया था नहीं मेरे पास। लिहाजा वो जो साहब थे, अब्दुल बासित साहब, उन्होंने, जब मैंने उनसे ज़िक्र किया कि इस तरह से मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है, जाने का टिकट भी नहीं है, क्या करना चाहिए, अब आप ही कोई सोल्यूशन निकालें। तो बासित साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ हल निकालूंगा। तो उन्होंने फिर एक टीम तरतीब दी, 6-7 लोगों की टीम थी। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मल्टी मिलियनर लोग थे, बहुत से ऐसे सहाफ़ी थे जो कि बड़ा नाम था जिनका, गालिबन मसूद हाशमी ओरिएंट के थे। जी हाँ, इलियास शाकिर थे। जी हाँ, मसूद हाशमी थे, इलियास शाकिर थे, एस एच हाशमी थे, उनके बड़े भाई जो चेयरमैन थे मतीन हाशमी थे। इसके अलावा एक साहब हुआ करते थे जो कि पाकिस्तान के तमगा इम्तियाज़ भी थे, राइटर थे, पाकिस्तान की तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया, उनका नाम था कैफ बनारसी साहब, वो थे। तो इस तरह से वो बासित साहब ने टीम तरतीब दी, और उस टीम ने काम ये किया कि किसी ने पैसा खर्च किया, किसी ने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, और किसी ने भागदौड़ की, जिसमें सबसे ज़्यादा भागदौड़ बासित साहब की थी। उन्होंने भागदौड़ की और ऐसी कई एग्जीबिशन, नुमाइशें की माशाल्लाह, और जिसमें कि बरतानिया के लोगों को बुलाया गया, उनके गवर्नमेंट ऑफिशर्स को बुलाया गया, और यूरोपियंस फॉरेनर्स को बुलाया गया। जी हाँ। और बताने का मकसद ये है कि उसमें उन्होंने बड़ी कोशिश ये की कि हम किसी तरह ये साबित कर सकें कि ये फ़नकार जेन्युइन है और इसका हक है कि ये बरतानिया जाए और वहाँ जा कर के काम को देखे। और बिल आखिर यही हुआ कि वो बासित साहब की कोशिशों से एक दिन वो भी आया, बुलाया, फिर सारा मुलाकात कि वो सारी चीज़ें हुई, मेरे जाने के कागजात तैयार हुए, और जी हाँ, सारा कुछ हुआ। तो इस तरह से बिल आखिर मैं गया और मैं जाके देख के आया। ये मेरी जो पहली ख्वाहिश थी वो ये भी बासित साहब के सर जा। फिर वो लेटर भी लिख के दिया उनको कि गारंटी है कि वापस आ जाएंगे। जी हाँ, वो उस ज़माने में लोग जाते थे, वो लौटते। देखिए, बरतानिया का वीज़ा आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उस ज़माने भी बहुत मुश्किल था। तो लाजमी बात है, हमारी नीयत ऐसी थी नहीं ना, हमारी टीम की ऐसी कोई और नीयत आपने थी। मुसलसल उसके बाद तरक्की की। जी हाँ, तो बस वहाँ से आने के बाद फिर फ़न में जो है बेहतरी आती गई। अशकाल साहब, ये बताइए कि आपकी मुसव्वरी का माशाल्लाह बहुत हाई लेवल पे पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह पर माशाल्लाह अब आप जाने जा चुके हैं। आपका कोई ख़ास ऐसा मौजू है जिसको आप ज़्यादातर अहमियत देते हैं और ज़्यादा परसेंटेज आपकी वही काम है? कोई ख़ास मौजू है जो हमारे नाज़रीन को बताइए। मिसाल के तौर पे कोई सीनरीज पे ज़्यादा काम करता है, कोई घोड़े पे ज़्यादा करता है, कोई लेडीज़ की जो तस्वीर हैं उस पर ज़्यादा काम करता है। आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट? अब बासित साहब देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है, मगर मैं फिर आपसे थोड़ी सी माज़रत चाहूँगा और नाज़रीन से भी कि इसका जवाब थोड़ा सा लंबा होगा। जी। लेकिन इस जवाब में इस प्रोग्राम को देखने वाले जो भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। बिल्कुल। और कुछ तल्ख़ हकीकतें भी मैं आपके सामने। बिल्कुल। बात दरअसल ऐसी है कि मैंने काम शुरू किया रियलिस्टिक स्टाइल में, मतलब रियलिस्टिक काम था हमारा, और वहाँ से शुरू किया। और उसके बाद जब बाहर गया, ओल्ड मास्टर्स का काम देखा, वो भी रियलिस्टिक था। वहाँ से इंस्पिरेशन लेके आया तो मेरे काम में और इम्प्रूवमेंट आ गई। वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी, स्टडी किया, पढ़ा, ब्रिटिश लाइब्रेरी बैठा रहता था लंदन में, वहाँ गया, ब्रिटिश म्यूज़ियम, हर जगह बहुत मैंने किया। तो जब वापस आया तो काम में और इम्प्रूवमेंट आ गई। मैंने बहुत काम किया, रियलिस्टिक काम बहुत किया। अच्छा, रियलिस्टिक काम करते करते फिर इंसान के अंदर दिमाग में कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि हम चीज़ों को डिस्टॉर्ट करें, इनको तोड़ दें। क्या? अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक हवाला दूंगा पिकासो का।
उसने भी, उसका बाप भी रियलिस्टिक आर्टिस्ट था, उसने ख़ुद भी जिस स्कूल में पढ़ा था स्पेन में, वहाँ से उसने रियलिस्टिक काम सीखा, रियलिस्टिक पेंटिंग सीखी। उसके बाद वो फ्रांस आ गया, वहाँ भी उसने रियलिस्टिक किया। उसके बाद वक्त के साथ साथ जब रियलिस्टिक का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना इंसान के दिमाग में, तो उसमें तोड़ फोड़ होती है, उसके दिमाग में पैदा होती है, तो फिर वो डिस्टॉर्शन की तरफ जाता है। जैसे हम शायरों को कहते हैं कि यार ये बड़ी फ़लसफ़ियाना शायरी करते हैं, तो वो फ़लसफ़ियाना शायरी इसीलिए होती है कि वो आसान शायरी करते करते उनके अंदर डिस्टॉर्शन उनके दिमाग में आने लगती है। जी बिल्कुल, और फिर वो बड़ी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू कर देते हैं। यानी अगर वो पूरी गज़ल लिख रहे हैं तो वो 2 अशार में वही बात पूरी कर देते हैं जो पूरी गज़ल में अगर 10 अशार में हो रही है। इस तरह से मेरे दिमाग में भी था डिस्टॉर्शन का, और मैंने फिर उसको डिस्टॉर्ट किया अपने काम को, उसको नया अंदाज़ दिया, और फिर वो काम को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में गैलरीज़ में, और फिर काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और अब भी पाकिस्तान की तमाम गैलरीज़ में मेरा काम मौजूद है। वही डिस्टॉर्टेड वर्क जो मैंने नया शुरू किया। बहुत आपने माशाल्लाह स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, तब जाके ये मुकाम आप। जी हाँ, लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा नए आने वालों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं और आते ही डिस्टॉर्टेड काम शुरू कर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, और ना ही उनको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जब तक कि वो बुनियादी काम को सीखेंगे नहीं, बेसिक को सीखेंगे नहीं। यानी मतलब मुझे छोड़ दें, लेकिन पिकासो तो एक दुनिया का एक बड़ा आर्टिस्ट है, आज भी और हमेशा रहेगा। जब उसने बेसिक किया, उसके बाद डिस्टॉर्ट किया, तो आप भी डिस्टॉर्ट करें। लेकिन आते ही लड़के लड़कियाँ स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से, और डिस्टॉर्ट काम को शुरू कर देते हैं, मॉडर्न आर्ट शुरू कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शुरू कर देते हैं, और वो समझते हैं कि इसी में उनका करियर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक कि वो ABCD नहीं सीखेंगे, अलिफ बे नहीं सीखेंगे, काम की बुनियादी चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक वो डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। यही उनके लिए एक आज के इस जवाब में एक मेरी नसीहत भी है कि खुदारा आप आएँ, लेकिन बेसिक सीख के आएँ, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। चैनल सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारी बातचीत जारी है। हमारी बातचीत पाकिस्तान के और बैनुल-अक़वामी सतह के मुसव्विर और फोटोग्राफ़र मोहतरम जनाब अशकाल साहब से हो रही है और जारी रहेगी। अशकाल साहब ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि आपकी अपनी ज़ाती कोई आर्ट गैलरी आपने कराची में क़ायम की है, क्योंकि आपकी रिहाइश यहाँ है, या इस्लामाबाद लाहौर में भी है, या सिर्फ कराची में? देखिए ऐसा हुआ कि बिल्कुल जब मैंने काम शुरू किया, डिस्टॉर्टेड वर्क शुरू किया, तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तो मैं जगह जगह गया, गैलरीज़ में मेरी कोई सुनवाई नहीं थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं DHA में एक अपनी ज़ाती आर्ट गैलरी खोलूँ। तो ये वाक़या है सन 2002 का। 2000 मैंने अपनी ज़ाती आर्ट गैलरी खोली, उसका एक नाम तरतीब दिया अपने ही नाम से, अशकाल आर्ट गैलरी के नाम से, और वो मैंने शुरू की, और माशाल्लाह उसको मैंने 20 साल ऑन किया, 20 साल रन किया, 20 साल। और ये पाकिस्तान की पहली प्राइवेट आर्ट गैलरी थी, और मैंने सोचा कि मैं लोगों को, फ़नकारों को ये एक नया आइडिया दूँ, नया एक तरीक़ेकार बताऊँ कि अगर आपको डिसहार्ट किया जाता है, अगर आपको पाकिस्तान में आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आप हिम्मत करें और आप अपना ज़ाती एक सेटअप बनाएं, अपनी ज़ाती एक आर्ट गैलरी बनाएं, और उससे अपने करियर का आगाज़ करें। तो मैंने ऐसा किया और 20 साल उसको ऑन किया, और माशाल्लाह उससे मुझे बहुत पज़ीराई मिली, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर। अशकाल साहब ये बताइए, आपने न सिर्फ पाकिस्तान में बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की हैं और आपके काम को सराहा गया, और पाकिस्तान से बाहर आपने अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और बहुत सारे ममालिक में अपनी एग्जीबिशन की। सबसे ज़्यादा पज़ीराई कहाँ मिली आपको? मेरी एक एग्जीबिशन थी 2011 में पेरिस में, और फिर उसके बाद लंदन में थी वापसी पे। तो पेरिस में मेरे काम को काफ़ी पसंद किया गया, और उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं लंदन में कहूँगा, जब शो लंदन आया पेरिस से, तो फिर पेरिस में वहाँ काफ़ी लोगों ने उस काम को पसंद किया, और कमर्शियली भी पसंद किया गया काफ़ी, क्योंकि जब कमर्शियली चीज़ें होती हैं तो एक्चुअली वही काउंटेबल होती हैं, और वैसे जो है वो इतनी चीज़ें नहीं होती। लेकिन काफ़ी यूरोप में तो मेरा इन्फ्लुएंस बहुत है। मुझे तो वहाँ के गोरे कहते हैं कि आप कहाँ रहते हो भाई, यहाँ क्यों नहीं आते हैं।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहरहाल अपने मुल्क में अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको दूँ, और जो भी कोई नए लोग हैं या जो कुछ सीखना चाहते हैं उनको कुछ अपने मशवरे दे के बता सकूँ कि भाई देखें ये गलती ना करें जब तक कि आप सीखेंगे नहीं प्रॉपर। देखिए फ़न जो है बेसिकली रियाजत का काम है, अगर आपकी रियाजत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ रियाजत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर आदमी, हर फ़नकार, चाहे शोबिस का हो कोई भी हो, बस वो चाहता है कि घर से निकले और शाम को 4 पैसे लेके घर आ जाए, ऐसा नहीं होता। अशकाल साहब ये बताइए कि कराची में बहुत सारी कमर्शियल आर्ट गैलरीज हैं, और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनके ताउन से उनके साथ मिलके और आपकी आर्ट गैलरी कोई बड़ी एग्जीबिशन की हो जो यादगार हो, कोई आपके जहन में? नहीं, देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि तमाम गैलरीज अपना सेटअप रखती हैं अलहदा से और हर गैलरी अपना काम कर रही होती है। तो कोलैब पाकिस्तान में अभी तक मेरा ख्याल है मेरे साथ तो किसी ने नहीं किया, और अब वो गैलरी भी मेरी नहीं रही। तो बहरहाल ये है कि वैसे कराची में या पाकिस्तान में जो भी गैलरीज हैं वो अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी ऐसे लोगों को निकाल के लाती हैं बेचारे जो बहुत पीछे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उनको निकाल के लाती हैं, उनको प्रमोट करती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो बाज़ गैलरीज़ के पास, मेरे पास जब इनविटेशन आते हैं कुछ गैलरीज से, तो वो मैं देखता हूँ तो मैं उनको बाकायदा अपना वॉइस नोट व्हाट्सएप पे छोड़ देता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा काम है, मैं कोशिश करूँगा आने की। बल्कि अभी पिछले दिनों एक गैलरी कराची की थी, उसने कुछ ऐसा यूनिक काम भेजा, एग्जीबिशन को वो कर रहे थे किसी आर्टिस्ट की, कि मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन ये कहाँ से ढूंढ के आप निकाल के लाते हैं ये टैलेंट। तो बहरहाल वो बहुत बेचारे मेहनत करते हैं, लोगों को निकाल के लाते हैं। देखिए काम सब कर रहे हैं, गैलरीज ये प्रोमोटर सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे शिकायत है फ़नकारों से कि वो अपने आप को गुरूम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को गुरूम नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए गुरूम करें, रियाजत करें। वो ओवरनाइट स्टार कोई नहीं बनता, बरसा बरस लग जाए, रात सोए और सुबह उठते तो कहा कि जी आप जो है दिलीप कुमार बन गए हैं, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। अशकाल साहब आपने बरतानिया से फिल्म मेकिंग का मास्टर किया, फिल्म मेकिंग मास्टर किया, और बाकायदा आप उसमें फील्ड में रहे भी, बहुत काम भी किया, तो कैसा तजुर्बा रहा? मैंने बरतानिया से तालीम हासिल की फिल्म मेकिंग की, ये 2005 की बात है। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने ये डिसाइड किया था, बल्कि उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि पाकिस्तान जाके जो है अपनी खिदमत पेश करूँगा अपने मुल्क को, अपनी इंडस्ट्री को, इसके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। और जब मैं यहाँ आया मुझे पता था उस वक्त चैनल्स नहीं थे इतने, शायद 1-2 चैनल्स थे, और लोग भी नहीं थे इतने काम करने वाले, फ़नकार भी नहीं थे, सब कुछ था। तो मैं ये चाहता था कि हमारे जो ड्रामे हैं, मैं हमेशा से इनके मतलब स्टोरी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो इनकी फ़ोटोग्राफी है, जो जिसे हम कहते हैं कि जो डायरेक्टर हैं हमारे, डायरेक्टर जो शूट होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है वो, और डायरेक्शन का शोबा कमज़ोर है और अभी तक कमज़ोर है। वो चाहे कुछ भी कर ले, मेरे सामने कोई बैठेगा तो मैं बता दूंगा कि कहाँ झोल है, चाहे वो जियो का कोई भी बड़ी सीरियल हो, मैं बता दूंगा झोल कहाँ पर है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा जवाब मेरा लंबा हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि लोगों को पता चले। झोल इसमें इस तरह से है कि देखिए हम हॉलीवुड की फिल्में सब देखते हैं, बच्चा बड़ा, औरत मर्द, जवान बूढ़ा, लेकिन हम अपने ड्रामे, हमारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, जो हम अपने ड्रामे बनाते हैं तो वो ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। क्या बात। जब मैं बरतानिया से आया तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसको ब्रेक थ्रू दूंगा, ड्रामे को, ड्रामा इंडस्ट्री को ब्रेक थ्रू दूंगा, और हमारा ड्रामा देख के लगेगा कोई फिल्म होगा, ड्रामा लेकिन फिल्म होगा। उसे शूट इस तरह से किया जाएगा, ठीक है, उसमें स्क्रीन प्ले रखा जाएगा, उसमें लाइटिंग रखी जाएगी, सब कुछ वो होगा जो फिल्म का होता है, और वो भी हॉलीवुड फिल्म का, यूरोपियन फिल्म का। लेकिन वो हो नहीं सका। मैंने बड़ी कोशिश की, यहाँ बहुत से चैनल्स में भी गया, बहुत सारे लोगों से बात की जो शोबिस के लोग थे, जो करता धरता थे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई हुई नहीं और मैं काफ़ी डिसहार्ट हुआ इस बात से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में एक आपको वाक़या सुना दूँ और नाज़रीन को भी पता चलेगा। जिस ज़माने में मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो एक राइटर, मेरे पीटीवी के दोस्त थे, उन्होंने एक राइटर का मुझे नाम दिया, कहने लगे ये राइटर है, इनकी 2 इस वक्त सीरियल जो है प्राइवेट चैनल पे चल रही हैं और वो जो है आबिद अली की हैं। तो मैंने कहा ठीक है,
तो मैंने पहले राइटर से बात की, मैंने कहा भाई मुझे आपसे कुछ काम लिखवाना है, लेकिन उसमें मुझे स्क्रीन प्ले चाहिए, उसमें मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो एक लंबी लिस्ट बताई। तो उन्होंने कहा जी ये हम कर नहीं सकते। मैंने कहा कर नहीं सकते, ये आता नहीं है। कहना कि आप जो चाहें समझ लें। मगर उन्होंने कहा कि देखिए आप एक काम करें, आबिद अली की 2 सीरियल चल रही हैं, आप आबिद अली साहब से बात कर लें मेरे बारे में। उन्होंने आबिद अली का नंबर दिया, मैंने आबिद अली से बात की, फ़ोन किया। मैंने कहा आबिद अली साहब अब देखें चौंका देने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो भी सुनेगा, ये जब प्रोग्राम आगे जाएगा ना तो लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। अगर आबिद अली ज़िंदा होते तो आज सामने आ जाते। मैंने आबिद अली को फ़ोन किया और मैंने कहा ये बताइए कि स्क्रीन प्ले नाम की कोई चीज़ है आपकी ज़िंदगी में? कहने लगे ये क्या होता है? ये जवाब आबिद अली के थे। कहने लगे स्क्रीन प्ले क्या होता है? मैंने कहा मुझे रेफ़र किया किसी राइटर ने, आपकी 2 सीरियल चल रही हैं और मैं देख चुका हूँ, टीवी पे चल रही हैं, लेकिन उनमें स्क्रीन प्ले नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उसने कहा आबिद अली से पूछ लें, अगर आबिद अली कहेंगे तो मैं कर दूंगा, मगर मुझे पता नहीं है स्क्रीन प्ले का, ना आबिद अली जानते हैं। मैंने आबिद अली से कहा तो आबिद अली साहब कहने लगे मुझे भी नहीं पता। उसके बाद कवी खान, ये मेरे मतलब बड़े बुज़ुर्गों में से थे। मैंने उनसे टाइम लिया, गया कराची में एक गेस्ट हाउस में वो शूट कर रहे थे, कहीं पे रहते थे। मैं उनके पास गया, उनसे मिला और उनको पूरा किस्सा सुनाया कवी खान साहब को। मैंने कहा इस तरह से हुआ, आबिद अली ने इस तरह से जवाब दे दिया। तो वो कहका मार के हंसे कवी खान और कहने लगे यार ये अब मैं क्या बताऊँ इनको, ये जो हैं बस इनको नहीं पता, छोड़ दें। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में, हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रीन प्ले होता था, मुझे पता है। मुझसे पूछो स्क्रीन प्ले क्या है। तो बहरहाल इस तरह से वाक़यात हुए और फिर बिल आखिर में डिसाइड हो गया। मैंने कहा यहाँ पर ये अजीब सी कौम है, ये इसके साथ काम करना मुश्किल है। यहाँ कोई नया आइडिया लाओ तो किसी की समझ नहीं आता, सब उसी रास्ते पे चलते हैं जो अब्बा ने बताया था, जो उस्तादों ने बताया, चले जा रहे हैं, लेकिन कोई नई चीज़ें सिम दुरुस्त नहीं करते अपनी। आज भी शोबिस की सिम दुरुस्त नहीं है। वो कहने की बात है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, जो कम्युनिटी इनका ड्रामा देखती है, जो लोग देखते हैं, वो बेचारे देखते ही रहते हैं, बस बातें करते रहो ड्रामे में। आप देखें हमारे यहाँ ड्रामों में डायलॉग ज़्यादा होते हैं, बातें ज़्यादा होती हैं, बातें। स्क्रीन प्ले नाम की कोई चीज़ और मैसेज भी नहीं होता है, कोई मैसेज भी नहीं होता कि उसके बाद क्या आप मैसेज देंगे कौम को। तो बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे आपको डिटेल। अशफाक साहब, आप ज़ाहिर है फिल्म मेकिंग में, फ़ोटोग्राफी में बाहर से, बरतानिया से पढ़ कर आए हैं, तो क्या बाकायदा कोई फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं आजकल आप? मैंने लाज़िम बात है 92 से बरतानिया जा रहा हूँ। मैंने बहुत काम किया है फ़ोटोग्राफी पे, और फ़ाइन आर्ट फ़ोटोग्राफी एक चीज़ होती है, वो मैंने की, और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना कोई किसी ने समझा नहीं फ़ाइन आर्ट फ़ोटोग्राफी को। फ़ाइन आर्ट का वर्ड फ़ोटोग्राफी के साथ लगा दें तो वो समझते हैं कि पता नहीं है कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, ये पता ही नहीं चलता लोगों को। सिंपल बात करें कि फ़ोटोग्राफी तो कहते हैं हाँ, लेकिन जहाँ फ़ाइन आर्ट लगाया तो वो समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, कि ये क्या चीज़ है। बहुत काम किया, डिसाइड हो गया बिलाखिर। अभी चंद साल पहले ये मैं पेरिस से शूट करके आया था। शांज़ेलीज़े पे मैंने शूट किया। आर्च द ट्रम्फ है, एक बहुत बड़ी आर्च है, उसके जो स्कल्पचर्स हैं उनको मैंने शूट किया था। और उसके नीचे जो है, जो वर्ल्ड वार सेकंड में जो इनके सिपाही थे, जो लोग थे, सोल्जर्स थे जो मर गए थे, उनकी कब्रें हैं। उस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई भी थी मैंने, एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और फ़ोटोग्राफी पूरी शूट की। उसकी एग्ज़िबिशन कराची में आलियंस मासिस में हुई, जो फ्रेंच कल्चर सेंटर है, वहाँ उसकी एग्ज़िबिशन हुई और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, चूँकि उनके कल्चर की चीज़ थी। अशफाक साहब, दुनिया में बड़े बड़े मुसव्विरों ने अपना लोहा मनवाया और बहुत ही बड़े पैमाने पे आला क्वालिटी का काम किया। उसमें लेनार्डो है, पिकासो है, क्लॉडे मोनिट है, सादकेन है, इकबाल मेहदी हैं और हिंदुस्तान के भी नाम मेरे जी मुझे याद है। जी, आप बताइए। ये सारे जी इतने बड़े बड़े लोग काम करके गए हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किसको समझते हैं कि ये वाकई में ये फनकार मुसव्विर ये सही मानों में ये थे? देखिए बासित भाई, जहाँ तक यूरोप की बात है तो वहाँ पर मूवमेंट्स थी, हर मूवमेंट्स में लोग आते रहे
और फ़नकार आते रहे, काम करते रहे। तो वहाँ डिफरेंट मूवमेंट्स हैं और उन मूवमेंट्स में मतलब हर कुछ दौर बाद एक नया बड़ा नाम था। हर एक दौर आया, हर एक दौर में बहुत सारे लोगों ने काम किया। उसमें से एक आध दो नाम जो थे वो बड़े हो गए, वर्ल्ड फेमस हो गए। वो फ्रांस से भी आए, बरतानिया से भी आए, पूरा यूरोप से भी आए। स्पेशली 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में फ्रांस जो था वो कैपिटल था फाइन आर्ट का, आर्ट का कैपिटल था। तो वहीं पर ही पूरी दुनिया से लोग फ़नकार आया करते थे और अपने कैरियर के लिए, अपना कैरियर के लिए जगह बनाने आते थे, काम करते थे। तो वहाँ पर मुख्तलिफ मूवमेंट्स थी, उसमें लोगों ने काम किया और उसमें से वो मास्टर्स निकलते चले गए। उसी में एक पिकासो भी था। उसके बाद अगर हम आते हैं इंडिया के हवाले से, तो इंडिया में भी बड़े नाम हैं, दो चार बड़े नाम हैं। M.F. हुसैन है, अनीश कपूर हैं। M.F. हुसैन माशाल्लाह M.F. हुसैन, उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया दुनिया भर में। अनीश कपूर हैं, वो एक बड़ा नाम है। और भी काफ़ी नाम है, इस वक्त जहन में नहीं आ रहे मेरे। फिर जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में हमारे पीछे फिर चुगताई साहब हैं, अला बख्श थे, सादिक़ैन, उसके बाद सादिक़ैन भी रहे हैं, सादिक़ैन थे, गुलजी साहब थे, इकबाल मेहदी थे। ये सब बड़े लोग थे, बड़े नाम थे। मतलब ये वो लोग हैं हमारे मुल्क के जिन्होंने यूरोप में भी अपना नाम पैदा किया। जैसे अब मैं यहाँ लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे इकबाल मेहदी को अमेरिका ने हु इज़ हु दिया। हु इज़ हु क्या होता है कि इनके यहाँ की बुक है, जैसे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होती है, ऐसे बुक होती है हु इज़ हु, कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। वाह वाह वाह। तो ये अमेरिका से शाया होती है और इस बुक में इकबाल मेहदी का नाम शाया किया गया जी। और उनको एक लेटर भी आया उसके एडिटर से या उसकी टीम की तरफ से कि भाई हमने आपका नाम शामिल किया इस बुक में, ये आपके लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा एजाज़, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम था। हम तो बड़े खुश थे उस ज़माने में जब उनको हुई मिला कि भाई हमारे मुल्क से, मतलब हमारे मुल्क से हुई मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है अब बहुत मुश्किल है कि अब जो जनरेशन है इसको आगे जाके 100 साल में भी कोई हुई मिल सके। ये वही लोग थे जो कर गए अपना काम और अपना नाम बना गए, वो बना गए, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नए लोगों को जो आ रहे हैं मेरे पीछे कि काम करें, इंशाल्लाह उन्हें भी मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। अशकाल साहब ये बताइए, पाकिस्तान में नए नए फ़नकार बहुत उभर रहे हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, लड़की भी और लड़के भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सतह पर नए आने वालों में वो कौन से नाम आप देख रहे हैं जो आलमी सतह पर आप देख रहे हैं कि इनका काम इस लेवल का है कि ये आगे जाएंगे? देखिए बात साहब, चूँकि मैंने शोबिज़ में भी काम किया और फ़ाइन आर्ट में तो कर ही रहा हूँ, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहले मैं फ़ाइन आर्ट के हवाले से बात करूँ, हमारी जो इंडस्ट्री है बेसिकली अभी तक इंडस्ट्री बन नहीं सकी है। ये भी लोगों के लिए एक नॉलेज है जो ये प्रोग्राम देखेंगे कि ये इंडस्ट्री अभी बन नहीं सकी है, बहुत थोड़े से लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो जो इसमें इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, इंडस्ट्री बने, इस्टेब्लिशमेंट बने। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा कोई सीरियस काम नहीं हो रहा है? हुकूमत की तरफ से तो खैर कोई ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इस इंडस्ट्री के लिए नहीं काम हो रहा है। इंडस्ट्री में तो सारे ही लोग आ गए, आर्टिस्ट भी, गैलरी बनाने वाले भी, ख़रीदार भी, सब कुछ भी। एक तो हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन हुकूमत अपने मसाइल से निकलेगी तो करेगी। जी जी। सवाल ये, दूसरी बात ये कि आपका सवाल ये है कि कौन से फ़नकार ऐसे हैं जो बेहतरी की तरफ आलमी सतह पर आप देख रहे हैं? हाँ, तो मेरी नज़र में इस वक्त कोई भी नहीं है। उसकी वजह यह है, मैंने पहले भी अपने कई जवाबों में ये बात कही थी कि हमारा फ़नकार सबसे पहले तो तबाही मचाता है ये कह के कि अपने माँ बाप से कहता है कि जी मुझे फ़लाँ कॉलेज और स्कूल में दाखिला दिला दें, जो कि बहुत महंगी पढ़ाई है। लाखों रुपए लोगों के खर्च हो जाते हैं माँ बाप के। उसके बाद जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो बच्चा ज़ीरो। अगर ये प्रोग्राम माँ बाप भी देख रहे हैं तो समझ लें कि अपने बच्चे को फ़ाइन आर्ट इंडस्ट्री में ना लेके जाएं, यहाँ पर बच्चा नाकारा हो जाता है, ठीक है। निकलने के बाद ज़ीरो। अब वो माँ बाप ने अगर 20 लाख लगा दिए एक इस बच्चे के ऊपर और बच्चा जगह जगह गली गली एक एक गैलरी पे जा रहा है और जाके कह रहा है जी मेरी तस्वीर ख़रीद लें, तो ऐसा होगा नहीं, कुछ भी नहीं बिकेगा जब तक उसके काम में वजन ना हो, ठीक है। तो हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो तालीम हासिल करने, या तो काम ही ना करें, तालीम ही हासिल ना करें, सीधा काम करें। बहुत सारे शोबे हैं उसमें काम करें, नौकरी करें, घर चलाएं, शादी करें, बच्चे पालें, बस बहुत आसान तरीका। लेकिन फ़न की दुनिया में आते हैं तो फ़न की दुनिया में आने के लिए उनको चाहिए कि अगर वो कोई तालीम हासिल करते हैं तो ज़रूर करें, और उसको करने के बाद
अपने फ़न में पहले रियाजत पैदा करें, वाह। उसमें रियाजत करें, उसमें देखें। यहाँ आपकी बात में अपनी यहीं रोक के ये बात कहता हूँ, जितने भी गौस, कलंदर, जितने भी बुजुर्गान दीन थे, इन्होंने रियाजत की और रियाजत के बाद इल्म की उन मंजिलों तक क्या पहुँचे बात, हैं क्या कहने। कि जिसके बाद आज हम उनकी दुनिया में इतनी इज्जत होती है और हम उन बुजुर्गान दीन को इज्जत से उनका नाम लेते हैं। हमें पता है कि ये आज जो कुछ भी है अपनी रियाजत की वजह से है। क्या कहने। इसीलिए फ़न की दुनिया में रियाजत की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज से डिग्री लेके निकले और आपने समझा कि मैं पिकासो बन गया और अब मैं जिस जगह जाऊंगा मेरी वाह वाह हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। रियाजत में मैंने अपनी लाइफ दे दी है पूरी, ये सब कुछ लुटा दिया, लेकिन मुझे पता है मैंने अपने आप को पॉलिश करने पे लगा दिया। क्या कहने, बहुत खूब। मैं तो पाकिस्तान में बहुत कम रहता हूँ, यहाँ पे बस थोड़ा टाइम रहा चला गया। मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा, सारी ज़िंदगी पढ़ा। मेरे पास ऐसी नादिर किताबें हैं जो शायद बहुत कम लोगों के पास, जो लिमिटेड एडिशन थी। क्या कहने। मैं कहाँ कहाँ भागा हूँ, दुनिया में घूमा हूँ, सिर्फ रियाजत के लिए कि ये जानूँ कि ये है क्या, इसका फाइन आर्ट है क्या? ये समंदर है गहरा। जब तक गहराई में नहीं जाएंगे आपको मोती नहीं मिलेगा। वाह वाह वाह। समंदर के किनारे पे खड़े होकर दुआ करें कि जी ये मोती बाहर आ जाए, वो ऐसा हो नहीं सकता। अशकाल साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कल्चर इदारा है फाइन आर्ट से मुतालिक जो आने वाले नौजवानों के लिए काम कर रहा हो? देखिए, इदारे तो बहुत हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जब हमारे ज़माने में जब हम यहाँ आते थे तो अंदर कुत्ते बैठे हुए होते थे, डर लगता था आर्ट्स काउंसिल से, बड़ी मुश्किल से बच बचा के अंदर जाते थे। आज आर्ट्स काउंसिल जो है वो सब लोगों के सामने है। तो आर्ट्स काउंसिल की जो भी इंतज़ामिया है, जो भी लोग आए, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और आर्ट्स काउंसिल को बहुत एक अच्छा इदारा बना दिया है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची है, बाकी इदारे मैंने देखे नहीं दूसरे। और इसके अलावा जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रहा है, जो शख्स जिससे मुझे शिकायत है, वो फ़नकार, वो वही काम नहीं कर रहा, बाकी सब काम कर रहे हैं। लिहाजा मेरी फ़नकारों से ये गुजारिश है, हम तो जिस ज़माने में मोनालिसा देखने गए, पेरिस, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ तक के मिस्र गए, कहाँ कहाँ सारी ज़िंदगी लगा दी। खुदा के लिए यहाँ से निकल के जाएं, बाहर जाके देखें तो दुनिया समझ आएगी, फ़न समझ आएगा। फ़न क्या होता है? फ़न क्या होता है, तो वो उसके बगैर कुछ भी नहीं है बस। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के लेजेंड और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी तौर पर मुसव्विर और फ़ोटोग्राफ़र मोहतरम जनाब अशकाल साहब। इनसे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू रही। इंशाअल्लाह हमारे चैनल को आप देखेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नाज़रीन कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अपने आप की इस्लाह कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिए पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।